عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. मर मर के मुसाफिर ने बसाया है तुझे, रुख सबसे फिरा के मुंह दिखाया है तुझे। क्यों कर न लिपट के तुझसे सोऊं ऐ खब्र, मैंने भी तो जान दे के पाया है तुझे। जिंदगी की जुस्तजू में इंसान तमाम उम्र भटकता रहता है, पर उसकी तमाम तर मुशक्कतों का हासिल, उसकी आखिरी मंजिल बस 2 गज खाक के मकान से ज्यादा कुछ नहीं। जब जिंदगी की शाम ढल जाती है तो उम्र भर की मुशक्कतों का थका हारा इंसान आंखें मूंद लेता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां 20 शहर खामोशा आबाद हैं, लेकिन इस शहर में एक वादी ऐसी भी है जहां इस दुनिया से जाने वालों की देखभाल बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे जिंदगी में उनके प्यारे करते थे। कराची हैदराबाद सुपर हाईवे पर टोल प्लाजा से थोड़ा आगे चलें तो दाएं जानिब बागे वादी हुसैन के नाम से एक पुरसुकून और मुनफरिद शहर खामोशा आबाद है। कब्रिस्तान हमारी जिंदगी का अक्कास होते हैं। ये जितने वीरान और बेतरतीब होंगे, हमारी जिंदगी भी उतनी ही बेमकसद और अफरा तफरी का मंजर पेश करेगी। कब्रिस्तान का तस्वुर आते ही बेतरतीब रास्ते, झाड़ झंकार, अधजली और सूखी अगरबत्तियां और कब्रों पर किसी के आने का इंतजार करती गुलाब की सूखी पत्तियां जहन में घूम जाती हैं। हजारों की तादाद में कतार दर कतार कब्रों में मतलूबा कब्र तक पहुंचना निहायत आसान है। हर कब्र को अलॉट किए गए मखसूस नंबर की मदद से कब्र की तलाश में कोई मुश्किल नहीं होती। मगर वादी हुसैन तक जाने का वाहिद रास्ता सिर्फ सड़क नहीं, इस कब्रिस्तान को दुनिया के पहले ऑनलाइन कब्रिस्तान होने का एजाज भी हासिल है। आप दुनिया में कहीं भी हो, इस कब्रिस्तान की वेबसाइट पर जाकर सिर्फ एक क्लिक के जरिए आप अपने मरहूमीन की खबर तलाश करके उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। वादी हुसैन में दाखिल होते ही फजा में अगरबत्तियों, अर्के गुलाब और गुलाब के फूलों की महक रची होती है। कहीं कोई आंखों से मोती बरसाए कलाम पाक का विर्द कर रहा होता है, तो कहीं खबरों पर नस्र ऑडियो पैनल्स साहिब मकान को जिक्र खुदा से सरफराज कर रहे होते हैं। यहाँ के बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात की बदौलत दिन की रोशनी में तो क्या, निस शब को भी आप अपने प्यारों से मुलाकात को पहुंच सकते हैं। ना वहशत, ना खौफ, ना दरो दीवार से टपकती वीरानी। अपने मरहूमीन को मग़फ़िरत का हदिया कीजिए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की मजलिस कीजिए, आंसुओं और सिसकियों का खिराज पेश कीजिए और इस इत्मीनान के साथ वापसी का सफर बांधिए कि जो जगह हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब हो जाए तो वो कब्रिस्तान कैसा, वो तो वो हसीन वादी है जहां हजारों हुसैनी आराम फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशर जैदी। हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है और हर शख्स की आखिरी मंजिल, उसकी आखिरी आरामगाह यही जगह है, यानी कि कब्रिस्तान।
अगर बात की जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो यहाँ पर लोगों को आमतौर पर कब्रिस्तानों के हवाले से बेइंतहा शिकायत हैं। लोगों का ये कहना है कि जब हम अपने मरहूमीन को लेकर कब्रिस्तानों में जाते हैं तो वहाँ नई कब्रों की जगह नहीं मिलती। जो कब्रें मौजूद हैं उनके बारे में ये ख्याल जाहिर किया जाता है, बल्कि बहुत से लोग तो वसूख से कहते हैं कि एक कब्र में कई कई मुर्दे जो हैं उनको दफन किया जाता है। और अगर आप अपने मरहूमीन की कब्रों से ज़रा से भी गफलत बरतें तो कुछ अरसे बाद उन कब्रों का नामो निशान ही नहीं रहता। ऐसे में चंद लोगों को ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा वसी और अरीज़ और मुनज़्ज़म कब्रिस्तान बनाया जाए जहाँ पर ये कि ना सिर्फ लोगों को अपने मरहूमीन को दफनाने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो, बल्कि वो कब्रें जो हैं आने वाले कई सालों तक महफूज रहें। इस ख्वाब की ताबीर का नाम है वादी हुसैन। ये वादी बनाने का ख्याल कैसे आया, इसके पीछे क्या जिद्दोजहद हुई, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, आज यही जानेंगे इस वादी हुसैन के मुंतजिम और रूह रवां शाह आलम ज़ैदी साहब से। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस कदर वसी अरीज़, खूबसूरत और सबसे बड़ी बात वेल ऑर्गेनाइज कब्रिस्तान वादी हुसैन की सूरत में हमारे पास मौजूद है, और कम से कम पाकिस्तान भर में तो इसकी हमें कोई नज़ीर या एग्जाम्पल जो है वो नहीं मिलती। अभी कब्रिस्तान यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका ख्याल कैसे आया, ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। और ये कहानी सुनने के लिए हमने जिस शख्सियत को आज अपने साथ दावत दी है वही इस कब्रिस्तान के बानी है। उनको आप चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी कह सकते हैं, नाज़िम आला भी कह सकते हैं। नाम उनका है शाह आलम ज़ैदी, लोग उन्हें शाह जी के नाम से जानते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं आप? माशाल्लाह। शाह जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें टाइम दिया। अब बहुत सारे जो दुनिया भर में हमारे नाजरीन ये देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे, तो ये बताइएगा कि लोग मदरसा बनाते हैं, इमाम बारगाह बनाते हैं और न्याज की चीज़ें बनाते हैं, आप यूनिक आइडिया लेके आगे कब्रिस्तान बना दिया आपने। मसला ये है कि 99 में अगस्त का ज़माना था जी, तो मैंने ये ज़मीन देखी और अपने साथी से गुफ्तगू की, उन्हें भी पसंद आई, तो ये हमने ख़रीद के 1999 में 27 नवंबर को पहली कब्र का आगाज़ किया। तो शुरू में हमें दिक्कत आ रही थी कि लोगों को राग़िब करने के लिए वहाँ 2-3 आदमी बिठाने पड़ते थे कि भाई वादी हुसैन में दफन करो, वो जी इतनी दूर कौन जाएगा, बड़े मसाइल थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो सारे मसाइल हल होते चले गए। अब हमारा अमला कह रहा है कि हमारे पास ना आओ, लेकिन साहिब मय्यत कह रहे हैं उसने मरना ही नहीं था, वो तो मरे ही वादी हुसैन के लिए। तो वो अब इतनी बहुतात है कि हम महीने में 200, 250, 150 अपना तदफीन यहाँ हो रही है। ज़मीन जब आपने देखी तो ये कब्रिस्तान बनाना है, वो ख्याल कैसे आया? नहीं, ये कब्रिस्तान एक साहब ने मुझे कहा था कि शाह जी आपने इमाम बारगाह बनाया, मस्जिद बनाई, ये किया, एक मरने का भी बंदोबस्त कर दे, वो मेरे जहन में था। तो उस जहन ने मेरा ये काम किया कि ये ज़मीन मुझे पसंद आई और इसका आगाज़ किया। और फिर जो पैटर्न बनाया कि यहाँ एक ही सब में खड़े हैं महमूद हयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, अरबपति, करोड़पति, फ़कीर, जाहिल, आलिम दीन, सब एक लाइन में, एक डिज़ाइन में, एक कलर में हैं। कोई ज़मीन कब्र जो है वो ये नहीं कहेगी मैं पढ़ा लिखा था, मैं जाहिल था, या मैं सरमायादार था, या मैं गरीब था। सबका यकसा निज़ाम है, सबका यकसा कलर है और सबकी एक जैसी सरजमीन होने में असर आ रही है कब्र के ऊपर। जी शाह जी, जब भी हम कोई दीनी फरीज़े में कदम रखते हैं तो मौला का करम तो होता है, लेकिन साथ में मुश्किलात भी बहुत होती हैं। हाँ। कुछ मुश्किलात पे रोशनी डालेंगे? मुश्किलात से बचने के लिए मैंने यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, कोई अंजुमन नहीं बनाई, कोई इदारा नहीं बनाया। मैं वन मैन शो रहा और वन मैन शो में ये काम जो है वो बढ़ता चला गया और मुझे कोई बॉदर भी नहीं हुई, कोई परेशानी भी नहीं हुई और ये काम काफ़िला बढ़ता चला गया हमारे सोच के साथ साथ। और माशाल्लाह आज हम एक वसी और अरीज़ ज़मीन के मालिक हैं। इस वक्त मेरे पास यहाँ 100 एकड़ के करीब ज़मीन मौजूद है, जो इस 20वीं सदी के लिए भी काफ़ी है और आइंदा आने वाले 20-21वीं सदी के भी 5-10 साल गुजर जाएंगे। इतना बड़ा ये सेटअप बना दिया है माशाल्लाह। तो शाह जी, आप अभी जो बता रहे थे कि जब आपने ये सिलसिला शुरू किया तो लाइक बात है, हाईवे 20-22 किलोमीटर शहर से दूर, लोगों के ज़हन में बड़े सवालात थे, तो उस ज़रा मंजर को दोबारा हमारे लिए प्रेजेंट कीजिएगा, कैसा लोगों को आपने कन्विंस किया? वो बहुत सारी खूबियाँ यहाँ की बयान की। वहाँ 2 आदमी बिठाने पड़ते थे, वो कन्विंसिंग करते थे और वो फिर हमारे कब्रिस्तान जो हैं सन 70-75 से भरे पड़े हैं, तो ज़बरदस्ती दफन हो रहे हैं। किसी की कब्र निकाल, हड्डियाँ निकालते हैं, कोई ढांचा निकाला, फेंका, दफन कर दिया। तो यहाँ ये सहूलत मिल गई। और जब मैंने शुरू किया था उस वक्त 3,500 रुपये हदिया था कब्र का, तो लोगों को वो 3,500 हदिया बड़ा माकूल लगता था और उन्होंने यहाँ फिर रग़बत बढ़ती चली गई और सिलसिला जो है दिन ब दिन
इसमें इजाफा होता चला गया। जी शाह जी, बताइएगा कि जो हम कब्रिस्तान के हमने व्यूवर्स को भी दिखाया कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से 5-5 कब्रों का ब्लॉग बनाते हुए सबकी नंबरिंग आपने की हुई है, तो ये मैकेनिज्म, इसका आइडिया आपने कैसे जो है वो ईजाद किया? असल में मैं अपने डिज़ाइनर से, कंसल्टेंट से भी थ्रू कर रहा था, तो वहाँ एक जगह मैं देख कर आया था कुछ इस किस्म का, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आया था कि हम ये सिस्टम करें, लाइन में हो और हर 5 कब्रों के बाद एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए क्रॉसिंग मौजूद हो, कब्रें नहीं फलांग पड़नी। तो हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ का मसला है कि कोई कब्र आपको फलांगनी नहीं पड़ेगी, ईजीली अप्रोच करेंगे, ब्लॉक वाइज है, कब्रों का नंबर मौजूद है, कब्र का नंबर याद है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ब्लॉक याद है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए, ये तो मैं खुद भी देख रहा हूँ, मेरी अपनी वालदा और बहुत सारे नाना और बहुत सारे लोगों की यहाँ कब्रें हैं, और मैंने सालों से ये कब्रिस्तान बढ़ते हुए देखा, बल्कि मैं तालिब इल्म था तब से यहाँ पर आ रहा था। चलिए, आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी बात फैली, लोगों को पता चलना शुरू हुआ, उसके बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा कब्रिस्तान के हवाले से? नहीं, वो देखिए, यहाँ जो आ रहा है और जो देख रहा है एक दफ़ा, वो तो गर्विदा हो जाता है, और बाद लोग तो दुआ मांगते हैं कि इतनी अच्छी जगह मिल रही है तो कल की बजाय हमें आज ही मौत आ जानी चाहिए, बस इस किस्म का। और फिर ये मेरा यहाँ जो माहौल बन गया, यह रात को 2 बजे 12 बजे यहाँ फैमिली अशर बैठी होती हैं, यहाँ कब्रिस्तान वाली वहशत नहीं है जी, ये कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं सड़क पे, कब्रों पे फातिहा पढ़ रहे हैं बैठ के, कोई डर खौफ नहीं है। तो यहाँ जो रूहानियत है वो कब्रिस्तान में अमूमन जो वहशतें होती हैं, यहाँ वहशत नहीं है। फिर 4 दीवारी के अंदर है, ना डाकू का ख़तरा है, ना गाड़ी छीनने का ख़तरा है, ना परस छीनने का ख़तरा है। अमूमन कब्रिस्तानों में ये वारदात बहुत होती है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये इस लिहाज से बिल्कुल सेफ़ है, और रात को लोग आसानी से यहाँ बैठते हैं। सुबह 4 बजे भी आए हुए होते हैं, रात को 12-1 बजे 2 बजे तक लोग आना जाना लगा रहता है। तो ये मौला का बड़ा करम है कि ये अभी तक कामयाब जा रहा है। शाह जी, कराची के लोग तो जानते हैं कि जैसे आप सुराब गोट का एरिया क्रॉस करते हैं तो बड़ी बदमनी के हवाले से ये एरिया मशहूर है। इसके भी आसपास गोट वगैरह है, तो उन लोगों के साथ किस तरह आपने मामला तय किए और यहाँ सिलसिला चलता रहा है? सुराब गोट में जब हालात ख़राब थे, और उन ख़राब हालात में को थोड़ा सा वो टुकड़ा जो था नहायत ही ख़तरनाक होता था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें ख़त्म होती चली गई। तो गोट के लोगों का यहाँ हमारे साथ थोड़ा सा वो शोहदा के जनाजे आते थे, कोई बदतमीज़ी लड़के कोई करते थे रोड पर, उसकी वजह से थोड़ा लोग परेशान थे। बहरहाल उनका जरगा हुआ, मैं गया, उनके साथ मीटिंग की और मैंने उन्हें ब्रीफ़ किया, आप मेरे पड़ोसी हैं, मुझे तकलीफ़ होगी आप पहले आएंगे, आपको तकलीफ़ है मैं पहले आऊँगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। वो हर कौम में कोई अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो 10, 20, 50 लड़के वो इस किस्म के आ गए हैं, उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहरहाल यहाँ ये 135 फुट हाइट का आलम लगा हुआ है, 21,000 कब्रें बन गई हैं, मस्जिद बन गई है, गेट बना हुआ है, तमाम सिस्टम जो है हमारा पीसफुली चल रहा है। 2 दिन बाद आऊँ, 4 दिन बाद आऊँ, यहाँ 35% अमला मेरा जो है काम में मसरूफ़ है, सफाई कर रहा है, अपने अपने ब्लॉक दिए में हर आदमी अपना ब्लॉक को साफ़ कर रहा है। तो सिस्टम जो है मेरा बड़ा खुश असलूबी के साथ यहाँ। शाह जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल बजाय, हमने खुद देखा, दीगर कब्रिस्तानों में जाना होता है कि सिस्टम तो आपका बहुत अच्छा है। ज़रा देखने वालों को अपने सिस्टम के बारे में बताइएगा कि इसको आपने किस तरह ऑर्गेनाइज़ करा है, आपकी हायरार्की क्या है कब्रिस्तान की मैनेजमेंट में? दूसरे कब्रिस्तानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हमने कब्रिस्तान बनाया। ये सेटअप, ये जो हमने पैटर्न यहाँ का बनाया, ये किसी कब्रिस्तान में नहीं है। वहाँ पर एक कब्र यहाँ बन रही, दूसरी वहाँ बन रही, तीसरी यहाँ बन रही है, कोई 2 मंजिल बन रही है, कोई 4 मंजिल बन रही है। यहाँ हमने पहले दिन कहा था कि कब्र जो बनेगी वो गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, पढ़ा लिखा आ जाए, जाहिल आ जाए, सबका डिज़ाइन एक होगा, साइज़ एक होगा। कोई कब्र नुमाया नहीं होगी, कोई 2 मंजिल बना रहा है, 4 मंजिल बना रहा है, कोई संगे नहीं। हमारा अमला जो टाइल लगा रहा है, जो कलर उस ब्लॉक में चल रहा है, वो सबके साथ चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं उस पैटर्न के ऊपर कायम हूँ। यहाँ बड़े बड़े चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, 16 उलमा भी यहाँ दफन हैं, और जाकरीन के 129 के करीब जाकरीन, मर्सिया खान यहाँ दफन है, लेकिन सब एक लाइन में हैं। तो कोई उसमें उनके लिए अलहदा पोर्शन नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, सब एक ही लाइन में। और एक कोई नेक आदमी आता है तो अपने इर्द गिर्द 70 कब्रों के गुनाह माफ़ करवा देते हैं। तो शाह जी, ये बताइएगा कि एक वक्त कराची में बड़ा पुराशोभ गुजरा कि हमारे मोमिनीन के ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया, लोग बड़े शहीद हो रहे थे, और एक दिन में 20-20, 30-30 लाशें आ रही थी। उस वक्त के बारे में बताइए, वो यहाँ पर आपने क्या रिक्कत अमेज़ मनाज़िर देखे, और वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा वक्त था? 2 दौर कठिन आए। एक सनस्ट्रोक आया था 2015 में, उसमें
5 दिनों में 129 आदमी दफन किए हैं। दिन रात एक्स्ट्रा लेबर लगा के कब्रें बनाई और किसी को तकलीफ़ नहीं होने दी। 30 मैयतें एक दिन में जमा दफन की हैं, तो लोगों को परेशान नहीं होने दिया। तो उस वक्त चार्जेस भी 7,000 रुपये थे, लेकिन हमने किसी को परेशान नहीं होने दिया और वो दफन होते रहे सारे लोग। तो वो उसमें दूसरा दौर ये शहदा का आया, तो बहरहाल उस शहदा के दौर में उसमें भी 2000 मार्च के बाद से हमारा ये सिलसिला ब्रेक हो गया। 269 आदमी शहदा हमारे पास यह दफन है, 269 वो यहाँ मदफून है। और वो 2015-11 मार्च के बाद से ये मामला जो है रुक गए। शाह जी, एक और बड़ा काबिल ज़िक्र काम जो है वो हमने देखा है कि तमाम शोधा जो हैं उनके क़ब्रों के ऊपर एक कतबा सा लगा होता है और उस पर उनकी शहादत की तस्वीर होती है, शहादत की तहसील होती है। इसके बारे में कुछ बताइएगा, ये ख्याल कैसे जन्म लिया? असल में ये हमारी एक तंजीम है शहीद फाउंडेशन, उन्होंने आकर रिक्वेस्ट की कि हम शोधा के ऊपर उनकी निशानियों के लिए वो ये नेम प्लेट लगाना चाहते हैं तस्वीर के साथ। तो पहले तो मैं उन्हें मना कर रहा था, लेकिन उनके बेहद इसरार पे फिर ये मैंने उन्हें अलाउ किया। तो ये तस्वीरें उसकी बायोडाटा के साथ वो उन्होंने लगानी शुरू की, तो वो लग रही। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के बाद से वो उसमें भी ठहराव आ गया। अब वो ना शहीद आ रहा है, ना वो नेम प्लेट लग रही है। चले, लग रही सिलसिला ऐसी जारी रहा है। ऐसे शाह जी बताइएगा कि इंतज़ामिया की तरफ से कुछ मसाइल या कुछ कॉपरेशन, उसकी क्या सूरत हाल रही? अल्हम्दुलिल्लाह वो ना हमने उन्हें मौका दिया है कि कोई हमें ऐसी परेशानी हो, लेकिन गाहे बगाहे इंतज़ामिया से रब्ता रहता है और वो हमें अलर्ट करते रहते हैं, ज़रा ख्याल करें, ज़रा गार्ड को हम पाबंद करते हैं, ज़रा आने जाने वालों को चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कंट्रीब्यूशन जारी रहता है हमारे साथ, अच्छा तावन है यहाँ हमारे। ज़रा क्लियर कीजिएगा, एक खबर सुनने में आई थी कि जब ये कराची टू हैदराबाद हाईवे का एक्सपेंशन हो रहा था तब कुछ ऐसी खबरें आई थी कि शायद इंतज़ामिया के लोग चाहते थे कि इस कब्रिस्तान के कुछ हिस्से शायद उस हाईवे के बीच में आ रहे हैं, वो मिसमार खुदा न खास्ता हो जाएं। कुछ बात से सदाकत है? हाँ, वो थोड़ा सा ये जो सर्विस रोड दे रहे थे, वो सर्विस रोड हमारे अंदर कोई 6-7 लाइनें कब्रों की जा रही थी, मस्जिद भी जा रही थी, गेट भी जा रहा था। तो उसके ऊपर मैंने बड़ी जज्बाती तकरीर की और उस जज्बाती तकरीर के बाद वो हमारे जो ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि शाह जी ये आपका मजहबी मामला है, आप ज़रा थोड़ा सा हाथ खींचें, इसमें जज्बात में ना आए, आपको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो बहरहाल वो मेरी धुआंधार तकरीर जो थी उसने वो फिर असर किया कि सिलसिला जो है उन्होंने रोड का क्रॉस करके गुजार दी, तो हमारा गेट और ये सिलसिला सारा महफूज रह गया है। शाह जी, जब कब्रिस्तान, मुझे याद है मैंने इसमें कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे अखबारात में, जो हमने कहा था कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन ग्रेवयार्ड है, तो कब्रिस्तान बनाना और उसको इंटरनेट से लिंक करना, वो भी उस ज़माने में जब इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं फैला था। तो ये दो आइडिया किसका था? बस ये भी अपना हमारा कब्रिस्तान बनाने के बाद ये आया कि हमने नेट पे इसको लाना है, और उसके लिए मुझे अबूज़र बेटे के साथ एक टीम मिल गई, उन्होंने इसे सारा सेटअप करके तो काम शुरू कर दिया। वो फिर काम शुरू होना था, तो अब वो कुछ कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, दिन ब दिन MBs बढ़ती जा रही हैं। अब 20,000 कब्रों को वो करने के लिए तो वो खासा एक बजट जो है उसके ऊपर खर्च आ रहा है, मतलब कोई 2-2.5 लाख रुपए हमारा साल का इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। शाह जी, जो ही आपने काम किया, आज मैं जैसे मैंने कहा कि मैं तो सालों से इस कब्रिस्तान को देख रहा हूँ, यहाँ आता रहा हूँ, महरूमीन आते ही जा रहे हैं यहाँ पर, क्या आसान काम था? ये बताइए। देखिए, मुझे आसान तो नहीं, बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन दौर था। 4-4 चक्कर शहर से यहाँ लगाना और इसे सारा ये सेटअप करना। शुरू में तो मैंने बताया नहीं कि मैं कब्रिस्तान बना रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ फैक्ट्री बना रहा हूँ। 4 दीवारी करने के बाद मैं कहा दाएँ बाएँ पता न लगे, जब आलम का इफ्तिताह हो गया फिर मैंने शो किया कि भी मैं कब्रिस्तान बना रहा हूँ। तो खैर वो गोट के बंदे भी यहाँ 25-30 मुलाजिम रखे हैं, तो वो डिस्प्यूट कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ और सिलसिला वहाँ से ये चल निकला। और यहाँ कुछ गैबी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो मेरी सरपरस्ती भी करती हैं, मुझे गाइडलाइन भी देती हैं। और ये 13 प्लाट ख़रीदने के बाद 100 एकड़ ज़मीन कर देना, ये बंदों का बस का नहीं था, ये कोई गैबी क़ुव्वतों का यहाँ वो करिश्मा है जिन्होंने ये सारा काम करा दिया। शाह जी, काम तो आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ मोमिनीन को आपसे कुछ शिकायत भी हैं, तो हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। शाह जी हमारे साथ होंगे और जो लोगों को इनसे थोड़ी शिकायतें हैं उस पर इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जी व्यूवर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं वादी हुसैन कब्रिस्तान में। इसकी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं शाह आलम जैदी साहब, जो कि इस कब्रिस्तान के आप फाउंडर भी कह सकते हैं, नाज़िम आला भी कह सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है। शाह जी, जब भी आप कोई नेक काम करते हैं, सवाब मिलता है, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं। तो यहाँ पर आने से पहले कुछ लोगों को जब पता चला मैं आपसे बातचीत करने आना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा यार शाह जी जो है ना, उन्होंने पूरा कब्जा जमाया हुआ है वादी हुसैन को, ना किसी को आने देते हैं, ना एंट्री होने देते हैं, ये कंट्रोल फ्रीक हैं। नहीं, वो गलत फहमी में मुब्तला है। यह ओपन है, सारी रात खुला रहता है, सारी रात जारी है और लोगों का आना जाना, मैयतें आ रही हैं, दफन हो रहे हैं, रात को 12 बजे भी तदफीन हो रही है, सुबह 10 बजे भी हो रही है, तो ये सिलसिला जारी है। ऐसे आप किसी को इंतजामी अमूर में शामिल नहीं होने देते? मैं नहीं करता। जिस दिन मैं शामिल करूंगा उसी दिन इसका निज़ाम बैठ जाएगा। अच्छा, क्यों, क्या वजह? नहीं चल सकता ना सर, आप अकेले तो नहीं चला सकते ना? नहीं, मैंने 20 साल गुजार दिए, 21वां साल लग गया। अच्छा, कोई नो प्रॉब्लम, नो हेडेक, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। तो लेकिन शादी वही बात है ना, देखिए लोगों का ये कहना है यार कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं हम आपका साथ देते हैं, नहीं, आप क्यों नहीं आने देते? नहीं, वो जिस दिन मैं 2 आदमी भी शामिल करूंगा ना, तो उसी दिन ये बैठ जाएगा। अच्छा, लेकिन शाह जी 20 साल आपने चलाया, इसको माशाल्लाह सालों आगे चलना है। हाँ, चलना है, तो उसके लिए मैं और आप हमेशा नहीं रहेंगे। नहीं, वो पीछे सेटअप तैयार है ना। अच्छा, वो थोड़ा बताइए सेटअप क्या है? नहीं, बस वो नहीं बताने वाली बातें नहीं है। अच्छा, अभी आप नहीं बताएंगे, ठीक है। वो सारा सेटअप तैयार है और आने वाले जो हैं 70-80 साल इस सदी के, वो भी आराम से गुजरेंगे और उसके बाद भी 10 साल गुजरेंगे, उसके लिए सारा सेटअप मौजूद है। चले माशाल्लाह, अल्लाह करे सिलसिला जारी है, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। शाह जी बताइए, अभी रिसेंटली मैं मुख्तसर आपसे भाषण जाना चाहूँगा। अल्लामा तालिब जौहरी साहब हमसे रुखसत हुए, उनकी तदफीन के हवाले से लोगों ने बड़ा आपके ऊपर एतराज़ किया कि जी आपने एक इतने बड़े आलिम को यहाँ पर दफन, उससे वादी हुसैन की शान में इजाफा होता। ज़रा अपना मौक़िफ़ दीजिए, हुआ क्या? मैं मौक़िफ़ असल में 2 दफ़ा दे चुका हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मेरा पहले दिन असूल बनाया था कि यहाँ कब्र जो है सबकी यकसा होगी, सबका डिज़ाइन एक जैसा होगा। मैं उन्हें वो यकसा डिज़ाइन में कब्र दे रहा था, आलम के बिल्कुल नीचे जगह दे रहा था, लेकिन उनका जो मुतालबा था कि हमें मकबरा बनाना है, मज़ार बनाना है, हमें 12-12 फुट जगह चाहिए, वो यहाँ मैं नहीं दे सकता था। एक को मैं दे के अपने गले अजाब नहीं डाल सकता था। फिर हर आदमी ने कहना था मैं भी आलम दीन हूँ, मुझे भी जगह चाहिए अलहदा, मैं मकबरा बनाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं शाह जी, तालिब जौहरी साहब का मेयार, उनका बिल्कुल सिर आंखों पे है। मैं उन्हें जो जगह दे रहा था उनकी शान दे रहा था। अच्छा, आपका क्या था? आप कहाँ उनको जगह देने के? मैं बिल्कुल आलम जहाँ हमने इंटरव्यू किया उसके नीचे जगह दे रहा था बिल्कुल। और वहाँ 150 आदमी रोज़ फातिहा पढ़ता और अल्लामा साहब मरने के बाद जिंदा रहते वहाँ। जब तक वादी हुसैन है उनका नाम जिंदा रहता है यहाँ, और लोग फातिहा पढ़ते, 150 आदमी डेली फातिहा पढ़ता वहाँ। बिल्कुल, ये तो हमने देखा है, सिफ्ते जाफर साहब शहीद की खबर है, बाकी लोग वहाँ पर हमेशा जमकटा लगाते हैं। लेकिन शाह जी, कहीं आपको थोड़ा सा अफसोस नहीं हुआ कि इस वाक़े में एक बड़ा आलिम दीन यहाँ नहीं आ सका? नहीं, मुझे दुख हुआ। और फिर कुछ चीज़ें पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, मेरे और आपके बस से बाहर है। जब उनका खमीर यहाँ लिखा ही नहीं था, मैं रोक सकता था ना आप रोक सकते थे। बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े लोग यहाँ आके दफन हो गए, बड़े बड़े मस्कीन गुनाहगार आके दफन हो गए। अल्लामा साहब को जगह क्यों ना मिलती? नहीं, जगह दे रहा था, शायद निशान जगह दे रहा था, सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन कुछ मंजूरी नहीं थी। उनका खमीर वहाँ लिखा था, यहाँ कैसे दफन हो जाते हैं? ये बात आपकी मानी, लेकिन शाह जी काफ़ी लोग आपसे नाराज़ हुए इस मामले में? नहीं, कोई नहीं नाराज़ हुआ। मेरे पास लाखों आदमियों के मैसेज और फ़ोन आए हैं, सब ने कहा कि हम आपकी ज़रूरत की दाद देते हैं। आपने जो स्टैंड किया, जो पहले दिन आप लेके चले थे, उसके ऊपर आपने स्टैंड किया, हम आपसे बहुत खुश हैं। ठीक, मुझे कोई नेगेटिव अभी तक मैसेज नहीं आया, कोई नेगेटिव कहीं से नहीं आया। चलिए, भी अच्छी बात है। शाह जी, अब जो आपने खबरों की प्राइसिंग की बात की कि मेरे ख्याल में 3600 से शुरू हुआ था, आज 13,000 पे वो आ गई है। लेकिन कुछ यहाँ पर हमारे दोस्त ये भी कहते हैं शाह जी लाख रुपए लेके खबरों की जगह महफूज करके रखते हैं और वो बेचते हैं उसको। नहीं, वो बहतान है, वो बहतान का भी बाप है वो। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि वो कोई आदमी ये आ जाए कि मैंने 10 रुपये चंदा दिया, वो लाख रुपए की कब्र बेच रही, तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ सबके लिए वो मैं लाइन शुरू होती है, मेरा PR बहुत ज़्यादा है। वो अपने मैं दोस्त अहबाब को किसी को नवाजना है तो मैं वो कॉर्नर की कब्र उन्हें ऑब्लाइज करता हूँ, या कोई जाकिर आ गया या कोई अपना हर ब्लॉक में जो कॉर्नर की खबर हो, 2 कब्रें रोकी, वो आप मुझे कहना कि शाह जी मेरे लिए कोई
मेरे अजीज़ की डेथ होगी, जगह चाहिए, तो वो oblige कर देना जो है वो मेरी PR और ताल्लुकात इतने वसी हैं कि वो मुझे कुछ ना कुछ नवाज़। शायद ये इल्ज़ाम यहीं से जन्म लिया इसने? हाँ, यहीं से जन्म लिया। ठीक है। अच्छा जी, क्या लोगों को मुतमईन करने के लिए आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई ऑडिट का निज़ाम है, आप मुतमईन जो लोग आप पे कहते हैं इसका कोई? नहीं, वो ना मैंने किसी से लिया, ना मैं किसी को ऑडिट देने के लिए तैयार हूँ, ना मैं ऑडिट कराने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने कौम से चंदा लिया होता, ये कौम के लिए बनाया, कौम ने नहीं ये बनाया, हमने कौम के लिए बनाया ये। ठीक। अगर डोनेशन होते तो ये कौम ने बनाया होता। यहाँ तो अपना किसी के पैसे की रवादारी नहीं। ऑडिट तो मैं जब कराऊँ जब मैंने आपसे चंदा लिया हो। चलें, ये बात भी आपकी सही है। शाह जी, ये आप क्या समझते हैं कि जब भी हमारे यहाँ कोई काम शुरू होता है इख्तलाफात के बगैर वो हो नहीं पाता, वजह क्या है इसकी? बस वो ये बेसिकली कदीम सिलसिला ये चला रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते। तो बड़ा मुश्किल है हमें इसे रोकें। तो इसी बना के ऊपर मैंने यहाँ कोई टीम नहीं बनाई, कोई कंपनी ने बनाई, कोई इदारा नहीं बनाया। ये मेरा वन मैन शो और नहायत ही कामयाबी से जारी है। कोई काम मुझे काम नहीं रुक रहा, मेरी कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे कोई बदर नहीं, कोई परेशानी नहीं, सारा निज़ाम मेरा चल रहा है। इस थोड़ी सी अमाउंट में ये मेरा सारा निज़ाम चल रहा है। बिजली के बिल, पानी के बिल, सिक्योरिटी गार्ड, 34 आदमियों की तनख्वाहें, बिजली के वो तमाम, अभी आज मोटर जल गई, आज ये हो गया। लंबे चौड़े ऊपर के ओवरहेड जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बात नहीं है। शाह जी, अपने 20 साल अनथक मेहनत करके आपने जगह बनाई, जैसे आपने कहा 4-4 दफ़ा दिन में आना, हम तो एक दफ़ा महीने में आते हैं तो थक जाते हैं। तो उसके बाद जब इस तरह की बातें आती हैं, कहीं दिल में गुस्सा, गम, मायूसी, झुंझलाहट? मैं फिर मौला अली को स्टडी करता हूँ। जब लोगों ने उनको माफ़ नहीं किया, मैं तो उनके 100 गुलामों के पैरों की खाक हूँ। तो वो बातें मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। मेरी नीयत साफ है, मेरे इरादे नेक हैं। तो यहाँ मुझे रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, इत्मीनान कल्ब है मेरा कि मैंने कोई 2 नंबर काम नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा, कोई यहाँ उल्टी सीधी बात नहीं की। ये सारा निज़ाम चल रहा है और नामुमकिन वाला निज़ाम चल रहा है। अब थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। 21,000 कब्रें हो चुकी हैं और अब तो मेरे ख्याल में कराची भर बल्कि पाकिस्तान भर में मोमिनीन का वन स्टॉप है कि जिसके यहाँ भी कोई इंतकाल होता है वो अपने मरहूम को यहीं लाना चाहता है। ये जो आपके पास एरिया है, ये आगे कितने साल तक के लिए काफ़ी है? 20वीं सदी पूरी जो हमारी जारी है, ये पूरा गुजर जाएगी और 21वीं सदी के भी 10-15 साल गुजर जाएंगे। इस वक्त जो एरिया मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं स्ट्रगल में हूँ कि 15 एकड़ ज़मीन एक है, उसके पीछे लगा हुआ हूँ। अगर वहाँ मोमिनीन का खमीर लिखा है तो यकीनन वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो उसके लिए तक़ुदा कर रहा हूँ। तो फिर ये है कि 50 साल उसके बाद भी अगली सदी के भी गुजर जाएंगे। चलिए, एक सवाल मैं आप पूछे बगैर आपसे रह नहीं पाऊँगा। आपके पास यकीनन लोग आते होंगे और बड़े साहिब हैसियत लोग आते होंगे, शाह जी एक खबर मेरे लिए कहीं महफूज कर दीजिए। नहीं, क्या कहते हैं उनको? नहीं, हम कहते हैं करंट है, यहाँ बुकिंग नहीं है, एडवांस बुकिंग नहीं है। आज मरोगे आज ही जगह मिलेगी। ठीक है, तो एडवांस बुकिंग नहीं हम करते हैं। ठीक है। चलिए, आपके जो साहबजादे हैं, आप तो माशाल्लाह बड़े हो गए, कुछ पर्सन से उनका देखते रहे, वो आपका इस काम में और आपकी जो अहलिया हैं, पूरा घर वाले, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपके साथ? नहीं, वो मैंने उनको इसमें बिल्कुल शरीक नहीं किया कभी भी, ना बच्चों को, ना अपना ना बच्चों को शरीक किया, ना अहलिया को। बहरहाल वो अपना बहुत मुतमईन है मेरी इस कारगुजारी से। तो और मेरी जवानी का राज जो है, मैं 78 साल का जवान हूँ। मेरी वर्किंग जो है वो 50-55 वाली है। तो सारा दिन मैं अपनी मजदूरी पे भी भागता हूँ, यहाँ भी दौड़ लगाता हूँ। रात को 1 बजे मेरा दरबार ख़त्म होता है। मेरा कोई शौक़ नहीं है, ना सिगरेट, ना पान, ना फिल्म। रात को मैंने बैठक लगानी है और बैठक में 10, 12, 15 आदमी बैठते हैं। वो भी ज़रूरी है? वो बहुत ज़रूरी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा। और सुबह अखबार पढ़े नहीं रह सकता हूँ। ये 2 शौक़ हैं। तो इन दोनों शौक़ों के अलावा घर मेरा बड़ा पुरसुकून है और घर का सुकून जो है उसने मुझे बूढ़ा नहीं होने दिया। तो चलिए, लेकिन भाभी कभी तो एतराज़ करती होंगी कि सारा वक्त तो दीन को दे देते हैं, घर में क्या वक्त होता है आपका? नहीं, घर को वक्त पूरा मिलता है। अच्छा। हाँ, घर में वक्त देता हूँ और वक्त देने का ये है कि वहाँ मेरे घर में 3 बहुएं मेरे साथ रहती हैं और घर में कोई तनाज़ा नहीं है। शाह जी, मुझे एक बात बताइए कि जितनी दफ़ा भी मैं आता हूँ, जैसे मैंने कहा मेरी वालदा की खबर है, नाना और बहुत सारे अब तो रिश्तेदार यहाँ पर आ गए। जब भी मैं बैठता हूँ, और ये बगैर मुगालता भी नहीं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, एक बड़ा इत्मीनान दिल में लेके उठता हूँ। ये क्या आप इसको डिफाइन करेंगे, ये इत्मीनान कहाँ से आ रहा है? असल में यहाँ जो रूहानियत है, ये उसकी वजह से आपको ये सारा सुकून मिल रहा है। और यहाँ जो आपको इत्मीनान कल्ब हो रहा है, वो यहाँ का सुकून है कि यहाँ बड़े बड़े
रूहानी लोग भी लेटे हुए हैं, बड़े बड़े मौला के चाहने वाले भी यहाँ लेटे हुए हैं। वो उनकी रहमतें हैं, बरकतें हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि मैं जिस दिन फारग वक्त में आऊँ तो मैं उधर से शुरू होता हूँ, पूरे कब्रों का राउंड लगाता हुआ, हेलो कैसे हैं आप, ठीक हैं, बीन ए गार्डियन मेरा फ़र्ज़ है, एनी प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम बताएं। तो वो मैं एंड तक जाता हूँ। तो वो एक साहब कहने लगे, शाह जी जिस दिन जवाब आ गया वो आपका आखिरी दिन होगा। नहीं शाह जी, अभी अल्लाह करे जवाब अभी 20-25 साल तो ना है। शाह जी एक बात और बताइएगा, हम जहाँ भी कब्रिस्तान में सफ़र करते हैं, यहाँ चलते हैं, जगह जगह क़िरत की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो ये आइडिया आपका कहाँ से आया और उसको किस तरह यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं? बस ये अपना थोड़ा सा अलाउ किया था। पहले तो हमारा सेंट्रली सिस्टम था, अभी कुछ थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, तो उसमें हमने सूरह रहमान, सूरह यासीन, नोहा खानी, ये सारा दिन रात को दिन को सब चलती रहती थी। तो अभी ये लोगों ने वो टेप रिकॉर्ड आ गए हैं, ये सनलाइट वाले हैं, तो उससे ये लगाए तो चलते रहते हैं। जी हाँ। तो नहीं माशाल्लाह, ये भी बड़ा अच्छा निज़ाम है। चलिए बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई, आई एम श्योर लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। ये बताइए, इतनी खिदमत आपने की और जैसा आपने कहा कि ये कौम के लिए आपने किया, कौम से आप क्या चाहते हैं, क्या आपसे उनकी उम्मीद है? मैं एक ही दुआ करता हूँ कि कौम वाले जब आते हैं तो मैं कहता हूँ मेरे लिए एक ही दुआ क्या करो, वो क्या, मैं कि मोमिन के शर से महफूज हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। शाह आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगा। ये बताइएगा कि हालिया दिनों में जो कोरोना की वायरस आई है, बहुत सारे मोमिनीन हमसे जुदा हुए हैं, उनकी हिफाजत, उनकी तदफीन के लिए क्या SOPs अपनाए आपने? पहले तो मैं अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन बेहद इसरार पे उलमा का भी और मुख्तलिफ तंजीमों का बेहद इसरार आया कि शाह जी ये मैयतें रुल रही हैं, बहुत बुरा हाल है, खड्डे में डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा तरस आया, तो मैंने उनके लिए मखसूस की जगह और उसमें तदफीन करनी शुरू की। तो अभी मेरे पास कोई 70 से ज़्यादा लोग जो हैं कोरोना के आके मदफून हो गए, तो उनको महफूज कर दिया है। वहाँ जो खड्डे में डाल रहे थे वहाँ इनके निशान मौजूद हैं, कब्रें बन गई हैं, तो सिलसिला यहाँ दफन है, वो सिलसिला चल रहा है। शाह जी बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत आपको ज़हमत दी, बहुत आपने नेक काम किया, हमारे सबकी आंखों के सामने है, ये नेक काम चलता रहे, रुके ना। जब मैं ना रहूं, जब आप ना रहें, आप मुतमईन है कि आपके पीछे एक ऐसी टीम है जिसको संभालेगी? जी बिल्कुल जी, मैंने सारा सेटअप बनाया हुआ है, सारा अपना शेड्यूल तय किया हुआ है, कंप्यूटर पे फीड है सारा, अपना सारा स्टॉक जो है वो सेव किया हुआ है, और वो उन्हें पूरी गाइडलाइन भी है कि अब इस ब्लॉक के बाद आपने क्या करना है। पूरे ब्लॉकों का हमने नक्शा बना के उसके ऊपर सबके नाम फिक्स कर दिए हैं, तमाम ब्लॉकों का। तो ये सिलसिला मेरे बाद भी चलता रहेगा, और जब अहमद और मुसल ना रहे कौन रहेगा, तो सदा तो किसी ने नहीं रहना, लेकिन मौला ने जो मुझे मोहलत दी है उसमें ये नेक काम हो गया, और ये हम इस पे मैं मौला का शुक्रगुजार हूँ और मोमिन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें एक अच्छी जगह देने में मैं कामयाब हो गया, कि वो मरने के बाद भी उनके मरहूमीन जो हैं वो सेफ़ हैं, उनकी कब्रें सेफ़ हैं, और वो बिला झिझक रात में दिन में जब भी आए यहाँ फातिहा खानी कर सकते हैं आके। शाह जी मुतमईन है कि जब मौला का सामना होगा तो आप दिखाएंगे कि मौला मैंने ये काम किया, कबूल कीजिए? वो खैर मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुझे एक रूहानी बुजुर्ग आए हुए थे, कहते मैंने देखा है कि रोज़े महशर बरपा है, तो एक काफ़िला आया बड़े ज़ोरों शोरों में, तो उनसे पूछा गया भाई तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो? कि हम वादी हुसैन से आए हैं। अच्छा। तो जैसे ही बताया गया कि वादी हुसैन से आए, तो उनके लिए दरवाज़ा खोल दो, भी ये सब जाएंगे। वो सारे अंदर चले गए। जन्नत का दरवाज़ा था वो, क्या था, अल्लाह करे बशारत सही हो, आप जन्नत में आपको जगह मिले, हम सबको मिले। शाह जी पॉलिटिशियंस वगैरह से जब मुलाकात होती है वो भी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि हमारे लिए भी कोई जगह रखना, हम भी आना चाहते हैं? वो कौमियत के जो लोग हैं हमारी, मतलब उनकी हर एक की ख्वाहिश है और हर एक बना के रखना चाहता है कि वह मैंने तमाम मजहबी तंजीमें, सियासी, वो टोटल ताल्लुकी कर ली है जिस दिन से वादी हुसैन बनाया। अब मेरे लिए सब एक जैसे हैं, तो मैं किसी तंजीम में नहीं हूँ, किसी इदारे में नहीं हूँ। तो जिस दिन से वादी हुसैन बनाया सबसे ताल्लुकी अख्तियार कर ली है, और हर आदमी मुंतज़िर रहता है कि शाह जी से मैं मिलूँ। तो बेतहाशा लोग आ रहे हैं, बेतहाशा लोग मिल रहे हैं और खुश होते हैं, तो मिल के। हाँ अच्छा शाह जी, बस आखिर में रैप अप करूँगा। आपको पता है कि हम लोग हैदर टीवी के ज़रिए जो आप नेक काम कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के नेक काम को आगे फैलाएं। शाह जी बताइएगा कि जो बहुत सारे हमारे यंग बच्चे नॉर्थ अमेरिका वगैरह में हैं जो नहीं जानते हैं यहाँ के बारे में, उनके लिए क्या मैसेज देंगे इस कब्रिस्तान के बारे में, अगर 2 अल्फाज उनसे कह सकें? एक तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि जो मोमिन पाकिस्तान के हैं
वो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो वादी हुसैन से नावाकिफ़ है। बिल्कुल जी। वो हमसे बहुत एडवांस जा रहे हैं। वो रोज़ बैठा हुआ नेट के ऊपर तमाम चीज़ें देख रहा है, बल्कि बाद दिन तो शिकायत आती है कि आपके इंटरनेट आगे नहीं बढ़ रहा, हम रोज़ चेक कर रहे हैं, आपका ब्रेक हुआ है, वहाँ रुका हुआ है, यानी इतना बाखबर है। खबरें की तस्वीरें अपडेट नहीं हो रही। हाँ, जी ठीक। तो वो इतने अपना बाखबर हैं कि वो हमें पॉइंट आउट करते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारा सिस्टम जो है, मेरे कौम के जितने भी बच्चे बाहर हैं, वो अमेरिका में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, सऊदी अरब में हैं, दुबई, शारजा, कुवैत, वो सब बाखबर हैं और वो वादी हुसैन से टच में हैं नेट के ऊपर बैठ कर। ठीक है। हाँ। तो शाह जी बहुत तो अच्छा। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने जहमत की तशरीफ़ लाए और मैं आपकी कोई खिदमत सुना आप चाय अच्छी पिलाते। हाँ, चाय तो पिलाता हूँ, आप तशरीफ़ लाएंगे तो मैं चाय बनवा रहा हूँ। तो शाह जी बस क्लोजिंग नमाज ये कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि बहुत मसाइल के गर्दन पे पैर रख के आप ये काम कर रहे होंगे। तो हमारी आपके लिए नेक दुआ तमन्ना ये है कि आप इसी तरह इस नेक काम को जारी। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। और मैं सब आम हाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं और हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करें कि ये एक अच्छा काम जो है जारी और सारी रहे और मैं सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस मिशन को आगे लेके बढ़ता रहूँ। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आपने शाह आलम ज़ैदी साहब की बातें सुनी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई आपसे पूछना चाहते हैं, किसी बात से आपको इख्तिलाफ है, तो आप हैदर टीवी की वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पे अपने सवाल भेज सकते। शाह जी, अगर लोगों के सवाल आए तो उनका जवाब देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल दे दूँगा। बिल्कुल। तो हमें आपके सवाल का और क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू जी। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। न गुल है न ऊंचे, न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजां कैसे कैसे। यहाँ दर्द से हाथ सीने पर रखा, वहाँ उनको गुजरे गुमा कैसे कैसे। हजारों बरस की है बुढ़िया ये दुनिया, मगर ताकती है जवां कैसे कैसे। जवानी का सदका जरा आंख उठाओ, तड़पते हैं देखो जवां कैसे कैसे। खुदा लूट ही ले गई बाग सारा, तड़पते रहे बागबां कैसे कैसे। अमीर अब सुकन की बड़ी कदर होगी, फले फूलेंगे नुक्ता दां कैसे कैसे।